हेलो फ्रेंड्स और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 8 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ करंट अफेयर। तो सबसे पहले रिमेंबर करते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी हैं। ये प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, एक्स ला सेपल 1748 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था एक्स ला सेपल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस संधि का परिणाम क्या हुआ, इसको आपको रिकॉल करना है। बताओ कि क्या हुआ था। तो आपको बता दें कि इससे क्या हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी और अंग्रेजों का मद्रास पर अधिकार हो गया था। अगला प्रश्न, किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? क्या कहा गया? श्री पर्वती। तो याद रखना कि यह वंश है इक्ष्वाकु वंश, और आपको याद होगा कि इक्ष्वाकु के ही वंशज थे भगवान श्री राम भी, यानी कि आगे चलकर इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान राम का जन्म हुआ था। ये बताओ कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? CR फार्मूला किसने बनाया था? और इसका आंसर आपको याद आ गया होगा। इसका उत्तर होगा राजगोपालाचारी ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, जो किताब है नाम है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इस किताब के लेखक कौन है? और इसके लेखक हैं विपिन चंद्रा। ठीक है। और ये रहा आपका अंतिम प्रश्न आज का, अल हिलाल नामक अखबार किसने शुरू किया था? बहुत ही आसान प्रश्न और इसका उत्तर आपको जरूर याद आ गया होगा। इसका उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, इसका उत्तर नीचे आपको कमेंट करके बताना है। हालांकि मैं इसका आंसर करूंगा आपको वीडियो के अंत में। तो बताओ कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ये 4 अनुच्छेद यहाँ पर दिए गए हैं। आपको डायरेक्टली याद आ गया होगा कि राष्ट्रपति शासन जो है यह किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो नीचे कमेंट करके बताओ। और अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? अब देखो, 2 साल के बच्चे को पहली बार दुनिया में कोरोना की वैक्सीन लग रही है, तो ये देश बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये देश है क्यूबा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना। और एक बात और भी कि क्यूबा दुनिया का पहला देश बन गया है जहां 2 साल से बच्चों का जो वैक्सीनेशन है वो शुरू कर दिया गया है। तो ये जो वैक्सीन है इनका नाम है अब्दला और शोबराना। अब्दला और शोबराना। और याद रखना कि ये जो दोनों वैक्सीन है इसको क्यूबा ने खुद ही बनाए हैं और इनका जो है बच्चों पर जो क्लिनिकल ट्रायल होता है वो भी हो चुका है। हालांकि इसे अभी WHO ने मान्यता प्रदान नहीं की है। और यूनाइटेड नेशन की एजेंसी यूनिसेफ ने दुनिया भर के स्कूलों को जितनी जल्दी संभव हो खोलने के लिए कह दिया है। तो यही वजह है कि अब क्यूबा में बच्चों को जो वैक्सीन होती है वो दी जा रही है। अब बात यहाँ पर हो रही है क्यूबा के बारे में। तो ये रहा क्यूबा मैप में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है यूनाइटेड स्टेट, और यहाँ पर आपको मैक्सिको मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? निकारागुआ भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पोर्शन, ये है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी कहाँ पर है? हवाना में है। और क्यूबा जो है ये नॉर्थ अमेरिका का एक कॉन्टिनेंट है, यानी कि आप देख रहे हैं कि गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशियन के बीच में यह स्थित है। और आसपास हैं जमैका, हैती और इसके बाद बहामास। तो ये काफ़ी जो है मतलब बिल्कुल चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मिगुल दियाज कैनल। मिगुल दियाज कैनल। और ये जो क्यूबा है इसे रिपब्लिक ऑफ क्यूबा के नाम से जाना जाएगा। आबादी यहाँ की कितनी है? तो आबादी है 1.13 करोड़। ठीक है। और याद रखना कि 15वीं शताब्दी से लेकर वर्ष 1898 में स्पेन अमेरिका युद्ध तक क्यूबा जो था ये स्पेन का एक उपनिवेश था, लेकिन बाद में इस पर USA का कब्जा रहा। हालांकि वर्ष 1902 में यूनाइटेड नेशन द्वारा संरक्षित राष्ट्र के रूप में इसे नाम मात्र स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन 1965 से क्यूबा को कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित किया जा रहा है। और अभी हाल ही में यहाँ पर कुछ आंदोलन भी हुए थे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनको लेकर। राष्ट्रपति कौन है? मिगुल दियाज कैनल। तो यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा था वो यही था कि जो राष्ट्रपति हैं वो कोविड के बारे में ज़्यादा परवाह लोगों की नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब तो परवाह हो रही है। 2 साल के बच्चों तक को यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ कि कैनालिस की वेरिएबल मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक बाजार हिस्सेदारी में कौन सा ब्रांड नंबर 1 पर हो गया है?
वेरिएबल मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि मार्केट में सबसे अधिक जो कब्जा होता है वो पहले स्थान पर होता है। फिलहाल एप्पल को पछाड़ कर Xiaomi आ गया है नंबर 1 पर, दूसरे स्थान पर पहुंच गया है एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स ये है पूरी लिस्ट, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप सैमसंग को तलाश रहे हैं, सैमसंग पहुँच गया है यहाँ पर 5वें स्थान पर। ठीक है, और यहाँ पर हालांकि जो सैमसंग की ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ, वो सबसे अधिक है। वो कितनी है? +114.1%। और जबकि अगर Xiaomi के बारे में बात करें तो यह +2.6% है। और एप्पल की ग्रोथ कितनी है? +29.4%। हालांकि इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि Xiaomi का बाजार में जो कब्जा है वो कितना है? 19.6%, जबकि एप्पल पहुंच गया है मात्र 19.3%। तो दोनों में आप जो कंपटीशन वो देख रहे हैं, बहुत ज़रा सा डिफरेंस है। हो सकता है कि नेक्स्ट जब समीक्षा आए तो उसमें एप्पल फिर से पहुंच जाए अपने पहले स्थान पर। सैमसंग का अगर बताएं तो यहाँ पर 6.1% यहाँ पर बताया जा रहा है। तो फिलहाल फ्रेंड्स 2021 की तीसरी तिमाही में वेरिएबल मार्केट में Xiaomi की बाजार हिस्सेदारी कितनी है? 19.6%, जबकि एप्पल की है 19.3%। और Xiaomi जो है ये अपना जो स्मार्ट बैंड 6 है लॉन्च करने के बाद बाजार में काफ़ी ऊंचाई उसने हासिल कर ली है। हाल ही में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले किस भारतीय पेसर ने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो यहाँ पर है आपके ऑप्शन, और इसका सही आंसर आपने गेस कर लिया होगा। सही आंसर है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि जसप्रीत बुमराह। ठीक है फ्रेंड्स, तो जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में 100 विकेट ले लिए और इस दौरान उन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां कपिल देव ने 25 टेस्ट में 861.3 ओवर के बाद 100 विकेट लिए थे, तो वहीं बुमराह ने यह कामयाबी 24 टेस्ट में 858.4 ओवर में हासिल कर ली है। तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह जो हैं वो आगे निकल गए हैं, किससे? कपिल देव से। और हाँ फ्रेंड्स, अब आपकी परीक्षाओं में समय बहुत कम बचा हुआ है, तो अपना रिवीजन आप लोग जरूर कीजिएगा। जितना भी आपने नोट्स बनाया है, नोट्स को देखते रहिएगा। और देखो, जो नया है अगर उसको आप कम भी पढ़ते हो तो चलेगा, लेकिन जो आपने पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में आपको कुछ भी ठीक वहाँ पर समझ में नहीं आएगा। और फिर वहाँ पर ना तो कोई हेल्पलाइन होती है, ना तो फोनिंग फ्रेंड होता है, ठीक है, और ना तो 50-50 होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, और एक गलती और आप मतलब जॉब गई हाथ से। तो ऐसी कंडीशन में रिवीजन आप लोग करते रहिए ताकि यहाँ पर इसकी नौबत ही ना आए। और हाँ, करंट अफेयर का नोट्स अगर आपने नहीं बनाया तो उसके लिए हमारी PDF आप परचेज कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो इसका सही आंसर आपको जरूर पता होगा। आंसर इसका ऑप्शन ए है, भारत। और जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये शुरू हो रहा है कब से? 9 सितंबर से शुरू होगा वर्चुअली। और सबसे पहले 9 सितंबर को ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए कि जो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स समिट हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना, ये हुआ था रशिया में, ठीक है। और अब 13वां कहाँ पर हो रहा है? तो 13वां की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। और इस वर्ष यानी 2021 की जो थीम है, ये याद रख लो, थीम है ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कॉन्सेस, ठीक है। तो कंसोलिडेशन, थोड़ा सा यहाँ पर जबान जो है अटकती है। फिलहाल ये है इस साल की थीम, ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ आपको ये बता दें फ्रेंड्स कि भारत तीसरी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को पूरी तरह से तैयार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की 9 सितंबर 2021 को अध्यक्षता करेंगे। भारत के विदेश मंत्री ने बताया कि सम्मेलन में भारत के अलावा ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हो रहे हैं। और भारत ने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 के नए सदस्यों के तौर पर बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे को शामिल किया है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रिक्स में कुल कितनी कंट्रीज हैं? BRICS। तो ये हो गया ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो 5 देश इसमें शामिल हैं। और इन 5 देशों ने मिलकर जुलाई 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी, NDB की स्थापना की थी। इसमें सिर्फ 5 देश थे, लेकिन अब इसमें 3 नए देश ऐड हो गए हैं। और ये देश कौन कौन से हैं? एक तो है आपका बांग्लादेश, दूसरा है इसका
यूएई और कौन सा देश है यहाँ पर, तो याद रखना कि उरुग्वे को भी इसमें शामिल किया गया है। तो 3 नए देश शामिल हो गए हैं एनडीबी में, ठीक है। और हाँ फ्रेंड्स, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्कोस टाइजो और ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन की अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर संगीता रेड्डी और ब्रिक्स व्यापार परिषद के अस्थायी अध्यक्ष ओंकार कंवर, ये इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो संबंधित संस्थाएं हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके नाम को आपको याद रखना होगा। और भारत इससे पहले 2012 और 2016 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी कर चुका है। तो मतलब ये कि इस बार 2021 में तीसरी बार भारत जो है वो ब्रिक्स समिट की जो मेजबानी कर रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, अब आपको ये भी याद दिलाते हैं कि कोविड-19 की महामारी के चलते 2020 का जो शिखर सम्मेलन था वो वर्चुअली हुआ था और इसकी अध्यक्षता की गई थी रूस के द्वारा। तो इसकी जो थीम है वो क्या थी, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और इनोवेटिव विकास के लिए ब्रिक्स की भागीदारी। तो ये थी 2020 की थीम। यूपीपीएससी अक्सर जो है क्या करता है कि पिछली जो थीम है उसको पूछ लेता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी 2020 और 2021 दोनों के लिए। भारत और किस देश के बीच सिम्बैक्स 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो बात यहाँ पर रही सिम्बैक्स 2021 के बारे में। इसे करते हैं भारत और सिंगापुर मिलकर। तो ऑप्शन 20 का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें सिम्बैक्स मतलब सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, और सिम्बैक्स का 2021 में ये 28वां संस्करण होगा। आयोजन 2 से 4 सितंबर तक किया जाएगा। पहली बार आयोजन हुआ था 1994 में। 2021 में इसका आयोजन कहाँ पर होगा, तो दक्षिण चीन सागर के पास होगा। और अब फ्रेंड्स, कुछ रिवीजन मैं आपको करवा देता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण जो अभी नेवल एक्सरसाइज हुए हैं, युद्धाभ्यास हुए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर्ड डेस्टिनी के बारे में, ठीक है। बताओ कि शेयर्ड डेस्टिनी 2021 नामक जो एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है, इसको जो है 4 देश मिलकर करेंगे। कौन कौन से, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, याद करो, और कौन, मंगोलिया। मैंने बताया था, अगर आप डेली देखते हैं इस सेशन को तो आपको याद आ गया होगा कौन कौन से हो गया, चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। ये 4 देश हैं और इसको होस्ट कौन करेगा, तो चाइना करेगा। इसके बाद बात करें अगर काजिन के बारे में, KAZIND, तो कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में यह एक्सरसाइज होती है। साथ साथ बात करते हैं कोंकण अभ्यास के बारे में। तो कोंकण युद्धाभ्यास कौन कौन सा देश करता है, एक तो भारत, किसके साथ करता है, बताओ बताओ बताओ, ब्रिटेन के साथ, ठीक है। और जायर अल बहर नामक जो युद्धाभ्यास है इसे भारत करता है कतर के साथ। इसी के साथ एक युद्धाभ्यास और है, इसका नाम है सी कैट। तो ये करता है इंडिया किसके साथ, USA के साथ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। अब एक बात और याद रखना कि एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के सिर्फ एक ही उपाध्यक्ष नहीं होते हैं, कई होते हैं, सबके बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल किसे एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का नया उपाध्यक्ष चुना गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा साइरस पोंचा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो भारतीय स्क्वैश रैकेट्स महासंघ यानी कि SRFI के महासचिव साइरस पोंचा को 4 साल के लिए एशियाई स्क्वैश महासंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। और SRFI की यहाँ जारी विज्ञप्ति के अनुसार द्रोणाचार्य पुरस्कार हासिल कर चुके पोंचा को एशियाई स्क्वैश महासंघ यानी कि ASF का वर्चुअली आज जो उद्घाटन था उसमें इनको 4 साल के लिए चुना गया है। तो चुने गए अन्य जो उपाध्यक्ष हैं उनके नाम फायज अब्दुल्ला SL मुतायरी, कहाँ के हैं, कुवैत के हैं। इसके अलावा कोरिया के हैं ताइसुक हियो, ठीक है। और ये भी याद रखना कि पोंचा जो है ये तीसरे भारतीय हैं जो ASF के अध्यक्ष बने हैं, एशियाई महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। और उनसे पहले विश्व स्क्वैश के पूर्व अध्यक्ष A रामचंद्रन और SRFI के मौजूदा अध्यक्ष देवेंद्र नाथ सारंगी भी इस पद पर चुने जा चुके हैं। बात करते हैं एशियाई स्क्वैश फेडरेशन के मुख्यालय के बारे में। तो ये मिलेगा आपको कुआलालंपुर मलेशिया में। स्थापना कब हुई, 1980 में। डंकन च्यू हैं इसके वर्तमान में महासचिव। अब देखो डच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीत लिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन ने। अब ये बताओ कि मैक्स वर्स्टेपन ये किस देश के जो है ड्राइवर हैं, तो इसको याद रखना, ये नीदरलैंड के हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं, ठीक है।
तो ये कहाँ के निवासी हैं? नीदरलैंड के हैं। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको अब अच्छे से याद रखना होगा। मैं यहाँ पर आपका रिवीजन करवा देता हूँ कुछ महत्वपूर्ण जो फार्मूला 1 रेसिंग हुई है 2021 में। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीता था किसने? याद है आपको? लुइस हैमिल्टन ने जीता था। इसके बाद बात करें तो इमैलियन रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स, ये किसने जीता था? इसको जीता था मैक्स वर्स्टेपन ने। बात करें तो पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता? तो ये जीता था किसने? लुइस हैमिल्टन ने। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता था लुइस हैमिल्टन ने ही। और अगर प्रश्न आएगा कि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता है, तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को जीता था किसने? मैक्स वर्स्टेपन ने। ठीक है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता था सर्जियो पेरेज ने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक ही ऐसा है यहाँ पर अजरबैजान वाला जो ग्रैंड प्रिक्स है उसको जीता गया है सर्जियो पेरेज के द्वारा, बस एक। तो इसको आपको याद रखने में सुविधा रहेगी। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को किसने जीता था? फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स इसको जीत लिया था मैक्स वर्स्टेपन ने। और स्टारिंग ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता था मैक्स वर्स्टेपन ने ही। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स ये भी जीता था मैक्स वर्स्टेपन ने। और अगर प्रश्न आएगा कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। ठीक है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता था किसने? स्टेबन ओकान ने, जो कि अल्पाइन रेनाल्ड के ड्राइवर हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो बचता है आपका बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता। और अभी हाल ही में अब ये है डच ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, डच ग्रैंड प्रिक्स जिसको किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो मैक्स वर्स्टेपन है ये नीदरलैंड के रेडबुल के जो ड्राइवर हैं। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि जो लुइस हैमिल्टन है वो ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ठीक है। तो निवासी किस देश के हैं ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आपको बताना ये है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल जीते हैं 19 पदक। तो कौन कौन से पदक जीते? तो देखो यहाँ पर 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य जीते हैं भारत ने। कुल मिला के कितने पदक हो गए? 19 पदक हो गए। पदक तालिका में जो टॉप 3 कंट्रीज हैं उसमें पहले स्थान पर आता है चाइना। चाइना ने कुल 207 पदक जीते, जिसमें 96 गोल्ड रहा, 60 सिल्वर रहा, 51 ब्रॉन्ज रहा। ब्रिटेन ने जीते कुल 124 पदक और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कुल कितने जीते हैं? 124 पदक, 41 गोल्ड, 38 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज। अमेरिका जो है ये मेडल लिस्ट में तीसरे स्थान पर है 104 पदक के साथ, 37 गोल्ड, 36 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज। और भारत का मेडल लिस्ट में जो स्थान है वो कितना है? 24। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, ठीक है। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का स्थान है 24, जबकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का स्थान कितना है? 24 × 2 बराबर 48। तो ऐसे इसको आप याद रखना। और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। ठीक है। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 जो है ब्रोंज थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तस्वीर आप जरूर पहचानते होंगे, नाम भी आपने जरूर सुना होगा। हाल ही में जैक्स रोगे का भी निधन हो गया। तो वो किस संस्था के पूर्व प्रमुख थे? तो उत्तर हो जाएगा इसका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ऑप्शन ए। ठीक है। तो रोगे को जुलाई 2021 में आईओसी का 8वां अध्यक्ष चुना गया था। वह 12 साल तक अध्यक्ष पद पर रहे। अधिक बीमार होने की वजह से 2013 में उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। और उसके बाद से लेकर अब तक थॉमस बाक जो हैं वो आईओसी के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो थॉमस बाक कहाँ के रहने वाले हैं? तो जर्मनी के रहने वाले हैं। पहली बार 2013 में ब्यूनस आयर्स में 8 साल के लिए उन्हें आईओसी का अध्यक्ष चुना गया था। और अब यानी कि टोक्यो जो पैरालंपिक खेल हुए हैं 8 अगस्त को उनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो रहा था। तो उनका जो दूसरा कार्यकाल है वो 9 अगस्त से लेकर 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 50 वर्षों में मौसम संबंधी आपदाओं के चलते कितने लाख लोगों की मौत हो गई है? तो उत्तर हो जाएगा इसका 20 लाख। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है।
तो हाल ही में जानकारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा एटलस ऑफ मॉर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम वेदर क्लाइमेट एंड वाटर एक्सट्रीम फ्रॉम 1970 टू 2019 में प्रकाशित की गई है। ये है रिपोर्ट का नाम। क्या नाम है? एटलस ऑफ मॉर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉस फ्रॉम वेदर क्लाइमेट एंड वाटर एक्सट्रीम फ्रॉम 1970 टू 2019। तो रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 50 वर्षों की अवधि में आपदाओं की संख्या में 5 गुना तक की वृद्धि देखी गई और इसका कारण जलवायु परिवर्तन है, अधिक मौसम मतलब जो चरम सीमा पर मौसम जा रहा है वो है, और बेहतर रिपोर्टिंग। पहले घटनाओं के बारे में पता नहीं चलता था लेकिन अब घटनाओं के बारे में रिपोर्टिंग हो रही है, तो ये भी एक कारण है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय मिलेगा आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950। प्रेसिडेंट वर्तमान में है गेरहार्ड एड्रिया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था वीडियो की शुरुआत में उसको आंसर करते हैं। तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। और फ्रेंड्स याद रखना कि यह भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में से एक है जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में किया गया है। और कल प्रश्न जो पूछा गया था, प्रश्न ये था कि 7 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो पहली कंपनी कौन सी थी? रिलायंस। दूसरे स्थान पर टीसीएस, तीसरे स्थान पर एचडीएफसी, चौथे स्थान पर पहुंच गई थी इन्फोसिस। तो सारे जो विकल्प हैं यहाँ पर बिल्कुल क्रम में थे। और अब बारी है आज के प्रश्न की। और फ्रेंड्स प्रश्न ये होगा कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें रेलवे मार्ग की कुल लंबाई सर्वाधिक है? तो ये हैं आपके विकल्प। और याद रखना फ्रेंड्स कि आपका जो एक लाइक है वो हमें बहुत अधिक मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आ सकें। और साथ ही साथ ये भी हमें मोटिवेशन मिलता है कि उसको नियर अबाउट बहुत कम कीमत पर आपको उपलब्ध कराई जाए या बिल्कुल फ्री में आपको दे दिया जाए। तो फ्रेंड्स आपकी तैयारी बेहतर हो सके, सिर्फ यही हमारा लक्ष्य है। और हम आपको चाहते हैं कि थोड़ा सा आप अनुशासित रहें, डेली प्रैक्टिस करें, क्विज भी ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं अगर आप चाहते हैं तो इसकी क्विज बनाकर वेबसाइट पर और ऐप पर डाल दी गई है, तो वहाँ पर जाकर आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगर एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी तथ्य भूलेगा नहीं। और पीडीएफ के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम से अगर आप अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। और इसी के साथ पूरे 8 महीने का जो करंट अफेयर है उसकी पीडीएफ के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके बाय।